समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं कि रोऊं कि गुस्सा हूं कि क्या करूं। ये अपने देश के बुद्धिजीवियों को क्या हो गया है। अरे एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी को छोड़ो, अजीत अंजुम, योगेंद्र यादव, ये दीपक कुमार, अब वो 4 PM वाला तो गायब है। आज एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी 350 सीट पा रही है, और ये अभी बहस कर रहे हैं। संदीप चौधरी जैसे लोग अपने को अक्लमंद समझते हैं, इनको इतनी भी समझ नहीं है, गूढ़ बुद्धि इतनी भी समझ नहीं है कि इलेक्शन पॉलिटिकल चीज होती है, आंकड़ों से नहीं होती है। ये इतनी सीट ये ले गया, उतनी सीट ये ले गया, राजनीतिक चीज होती है। 2014 में राजनीतिक मामला था, कांग्रेस विरोध जो मोदी को पावर में लाया। 2019 में राजनीतिक मामला था, पुलवामा, बालाकोट और एक दो राष्ट्रवाद, झूठे ही सही, लेकिन एक राजनीतिक मामला था। अभी राजनीतिक मामला क्या है ये नहीं समझ पा रहे हो। अभी राजनीतिक मामला यह है कि संविधान की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात, पूरे जो भारत जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस आर्थिक राजनीतिक रास्ते पे जा रहा है, पूरा जो कर्जे में डूबा हुआ है, मोदी इजराइल अमेरिका के सामने सरेंडर कर गया है, उसको लोगों ने पहली बार समझा है इस चुनाव में कि हमारे देश में हमें अपनी अर्थव्यवस्था चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम ये मोदी के कोरे बोल नहीं चाहिए। राम मंदिर इतना बड़ा रिजेक्ट हो गया, इस चुनाव में राम मंदिर रिजेक्ट हो गया, हिंदुत्व रिजेक्ट हो गया। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो। ये अभय दुबे की बात मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अकल को क्या हो गया, रविश कुमार के अकल को क्या हो गया, ये सामने नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं इनकी। मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या से बीजेपी हार रही है और मैं अपना एग्जिट पोल आपको दे रहा हूं, वो एग्जिट पोल सही है। अयोध्या से बीजेपी हार रही है, बनारस से मोदी की सीट खतरे में है, पूरे पूर्वांचल में इंडिया स्वीप कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में एनडीए जो बीजेपी 40 से कम आ रही है। आप देख लीजिएगा 40 से कम आएंगी, 40 सीटें इंडिया अलायंस की आ रही हैं, 40 सीटें एनडीए की आ रही हैं, उससे बल्कि उससे कम होंगी। बिहार में जो इंडिया, यूपी में 80 सीटें, बिहार में 40 सीटें, और बिहार के 40 सीटों में से कम 25 सीटें, 25 से 30 सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है। सरकार इंडिया अलायंस बना रही है, सीधी बात है। हमारा आंकड़ा देखिए यह है कि इंडिया अलायंस को हम मोटा मोटी आपको बता रहे हैं, इंडिया अलायंस को 280 से 305, 280 से 305 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। बीजेपी को और एनडीए कहीं ना देखिए 285 से 305, ये आपको 280, 285 से 305 ये इंडिया अलायंस लाएगी, सरकार बनाएगी। एनडीए जो है वो पीछे रह जाएगी, उसको वो सरकार नहीं बनाएगी। और ये जो 285 और 305 का आंकड़ा है, इसमें कांग्रेस की कम से कम 120 से लेकर 128 सीटें रहेंगी। बाकी सीटें इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, आरजेडी वहां पर, बिहार में शिवसेना और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, शरद पवार गुट महाराष्ट्र में, इस तरह के जो सॉलिड अलायंसेस बने हुए हैं, इनकी सीटें बढ़ेंगी। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो टीएमसी जीतेगी बंगाल में, लोग कह रहे हैं बंगाल में बीजेपी आगे। अरे कहां से आगे यार, तुम लोग मतलब दिमाग है कि मतलब घास चरने चला गया। पॉलिटिक्स में ये पॉलिटिकल चीज है, ये मैथमेटिकल नहीं है, ये मोदी जी का करिश्मा नहीं है। मोदी जी झुंझुना हिलाते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। आज की तारीख में बनारस में गालियां पड़ रही थी, मैं बनारस में था, मनोज तिवारी वहां प्रचार करने आया था नरेंद्र मोदी का, गालियां पड़ रही थी उसके मुंह पे। हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया जीत रही है, तो एक दो इधर उधर रह जाए अलग बात है, 10 की 10 सीटें इंडिया जीत रही है। आप देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं 285 से 305, क्योंकि मैं किसी प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा हायर्ड नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैंने पॉलिटिकल मूड देखा है। पोलिंग पॉलिटिकल मूड से होती है। किसी भी बीजेपी के आदमी से, बीजेपी के नेता से पूछ लो जो सही में पॉलिटिकल है, वो खुद ही तुमको बता देगा कि ये आंकड़े फर्जी हैं, सब साले झूठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं इसमें देखिए, अभी क्या है ना कि ये जो लिबरल, मैं आपको आगाह करता रहा कि रविश कुमार सही नहीं है, योगेंद्र यादव सही नहीं है, अजीत अंजुम सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है। मतलब कि ये बीजेपी से मिले हैं कि नहीं वो मैं नहीं जानता, वो मैं कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन ये लोग अपने दिमाग में पॉलिटिकल लोग नहीं है।
जो पॉलिटिकल आदमी नहीं है उसको इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए। रमेश कुमार पॉलिटिकल नहीं है, अपना पकड़ पकड़ क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता है, पॉलिटिकल आदमी है। उसको कभी उसको आपने राजनीतिक बात करते सुना है? बीजेपी की आलोचना एक अलग चीज है, उसका तो एक बाजार भी है, लोगों की दुकान उससे चलती है। लेकिन कभी राजनीतिक बात करते सुना है कि ये राजनीतिक मुद्दा जहां बीजेपी फंस गई है, इससे कैसे निकलेगी, चुनाव पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, कभी इस तरह की बात सुनी आपने? मैं आज से आपसे आज खुल के दिल की बात कर रहा हूं, खुल के दिल की बात करूं। मैं फिलिस्तीन के मसले पे बिल्कुल सही, आपने देखा है कि मैं एक एक चीज मेरी सही हुई है, और मैं इसमें आज भविष्यवाणी कर रहा हूं 4 जून को इंडिया की सरकार बन रही है 2085 से 305 सीट के बीच में। एनडीए की क्या स्थिति होगी? एनडीए जो है वो पीछे रह जाएगा, वो 220 से लेके 240 में निपट जाएगा, 220 से लेके 240 में निपट जाएगा। उसके बाद जो अन्य पार्टियां हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, यानी नवीन पटनायक जैसे है उड़ीसा में, या जगन रेड्डी है आंध्र प्रदेश में, उनकी सीटें आएंगी। ये फाइनल आंकड़ा है, 285 से 305 इंडिया और 240 से 260 एनडीए। क्लोज फाइट है। वोट परसेंटेज भी आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन का जो टोटल, क्योंकि देखिए बात क्या है, मैं आपको बताऊं बात क्या है। चक्कर यह है कि इंडिया गठबंधन इस बार का इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस मामले में है कि आप पेपर पे देखेंगे कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें 285 सीटें कांग्रेस लड़ रही है और बाकी 181 सीटें बाकी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह, उन सबको मिला के 466 सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि इन 466 सीटों में पंजाब की 13 सीट नहीं है जहां आप और ये कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहां पर बंगाल की जो 42 सीटें वो नहीं है जहां पर टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालांकि टीएमसी का गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है, यूपी में एक सीट तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन के लड़ रही है और ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये आप सिफोलॉजी में और इस तरीके से मतलब ये जो बकलौली हम कहते हैं, इस तरह से बकलौली करने से आप इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को ओवरराइट कर देंगे। इसके बारे में संदीप चौधरी नहीं बोल रहे हैं। गोदी मीडिया तो छोड़िए, अमीश देवगन ये सब तो बिके हुए हैं। ये तो तुम्हारा चौरसिया और ये जो एक वो जो पागल अर्नब गोस्वामी, ये सब तो बिके हुए हैं। और ये अच्छा हाँ, दो तो ये प्रदीप सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बिल्कुल दलाल, ये जो इसको ना दलाल जिसको कहते हैं, बिल्कुल प्योर दलाल। अब मुंह पे कह रहा हूं, हिम्मत हो तो कुछ हमारे सामने आके बहस करो। आप ये देखिए कि 466 सीटों पे इंडिया लड़ रहा है और उसके बाद अगर आप सीटें जोड़िए, जिन सीटों पे टीएमसी है, जिन सीटों पे बाकी ऐसी इंडिया की फोर्सेस हैं जो कुछ जगह कांग्रेस के साथ अलायंस में है, कुछ जगह नहीं है, वो मिला के हो जाता है करीब 525 और एनडीए लड़ रहा है 540। इस पूरी स्थिति में आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में, एग्जिट पोल इनका सो कॉल्ड कह रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटें आएंगी, कांग्रेस को 2 या 3 सीटें आएंगी। मैं आपको बताता हूं कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में 15 से 20 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है, कांग्रेस अकेले जीत रही है। 7 से 8 सीटें केवल बीजेपी के हिस्से आ रही है। महाराष्ट्र में सही स्थिति यह है कि 30 से 35 सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है, 15 सीटों से ज्यादा एनडीए की नहीं आ रही, मतलब 13 से 15 आप कह लीजिए। बिहार में यह स्थिति है कि करीब 25 से 30 सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है, 10 सीटें एनडीए से उससे ज्यादा नहीं आ रही है। बंगाल में स्थिति यह है कि बीजेपी 18 से कम होकर 12 हो रही है, 12 आप देख लीजिएगा, 12 सीटें हो रही हैं। और उसका जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी करीब 26 से 27 सीटें ला रही है और कांग्रेस और लेफ्ट की भी कम से कम 2 से 3 सीटें बंगाल में आ रही हैं। उड़ीसा अकेला राज्य है जहां पर बीजेपी ने कुछ गेन किया है। 8 सीटें थी पहले, वहां पर उसने करीब 16 मतलब 21 सीटें हैं, तो उसमें करीब वो 12 से, मतलब मेरा अनुमान है 12 से 14 सीटें या 16 भी हो सकती हैं, वहां पर है। आंध्र प्रदेश में जो फायदा हो रहा है वो तेलुगु देशम को हो रहा है। बीजेपी तो केवल 6 सीट पे लड़ी 25 में से, तो उसको क्या फायदा होगा आंध्र प्रदेश में, आप बताइए। उसको 2 या 3 सीटें आएंगे वैसे भी। और चंद्रबाबू नायडू किसके साथ जाएंगे अल्टीमेटली,
ये भी श्योर नहीं है। अगर मान लीजिए 285 से इंडिया गठबंधन थोड़ा कम होता है, मान लीजिए 260 हो जाता है, एनडीए 240 रहती है, तब फिर इन लोगों का रोल, नवीन पटनायक का, तेलुगु देशम का, ये किधर जाएंगे, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज हो जाती है। और इंडिया अलायंस के साथ जो सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव चीजें हैं, उसके एलाइज स्ट्रांग है, और उसके एलाइज इस बार टूटेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों ने एक ही नैरेटिव पे चुनाव लड़ा है। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ही नैरेटिव पे चुनाव लड़ा है। संविधान खतरे में है, नौकरियां खतरे में है, देश खतरे में है। नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व जो है उसने देश को बर्बाद कर दिया है। और अयोध्या सीट जब तुम नहीं जीत पा रहे हो, वहां पर एक रावत कैंडिडेट, जनरल सीट है लेकिन एक शेड्यूल कास्ट रावत कैंडिडेट वहां पर समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया, वो जीत रहा है। आप देखिएगा कैसरगंज में ब्रिजभूषण सिंह का लड़का हार रहा है, आप ये भी देख लीजिएगा। पूरे पूर्वांचल में आप देखिए तो एक दो सीटों को अगर छोड़ दीजिए तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, उसके बाद मिर्जापुर, भदोही, और उसके बाद आप देखिए बछड़ी शहर, ये सारी सीटें। उधर फिर आप जाइए तो बांसगांव, महाराजगंज, ये जो पूरा बेल्ट है, गोरखपुर में रवि किशन की सीट फंसी हुई है। और इस बार आपने ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, तो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा इस बार, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड है। मैं देख के आ रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिवाइडेड है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज को इस लेवल पे नहीं ले जाएगा। और मार्जिन इतनी ज्यादा होंगी इंडिया गठबंधन की जीत की, खास तौर पे यूपी बिहार में। अरे हमें पूरे देश के, यूपी बिहार ही अकेले निपटा देगा सबको। यूपी बिहार में जो अब मैं तो 40 बीजेपी को दे रहा हूं, मुझे लगता नहीं है 40, मुझे 25-26 ही लगती है। यूपी बिहार बीजेपी को खत्म कर देगा, वहीं से सब चीजें तय हो जाएंगी। क्योंकि वहां बीजेपी जहां 20-25 हुई, अब बिहार में 5-6 हुई, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, बिहार अभी तो एक कंजर्वेटिव मैं आंकड़े दे रहा हूं, वहीं बीजेपी खत्म। उसके बाद तुम कुछ भी, तुम राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ भी ले आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सीटें वैसे ही कम हो गई हैं, तुम खुद 200 नहीं पार कर रहे हो। अगर आप देखिए, आप कह रहे हैं गुजरात में तुम पूरी की पूरी सीट ले आओ, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीट ले आओ, राजस्थान में पूरी की पूरी सीट ले आओ, लेकिन अगर तुम यूपी बिहार में पिछड़ गए, और बंगाल में पिछड़ गए, कर्नाटक में पिछड़ गए, महाराष्ट्र में पिछड़ गए, तो तुम कहीं के नहीं रहे ना। तब तो इंडिया गठबंधन आगे हो गया हर तरह से। आप देखिए, पूरा आप गुणा भाग कर लीजिए, बात वही फिर आ जाती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जहां प्रॉब्लम यह है कि जो इंडिया गठबंधन, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि जो लोग जिसका फायदा उठा रहे हैं, जो क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये आसान सिचुएशन नहीं है, तो उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। और बीजेपी के ऑफेंसिव के सामने अजीत अंजुम सरेंडर, योगेंद्र यादव सरेंडर, भाग गए सब, आज दिखाई नहीं पड़ रहे। अजीत अंजुम तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करें, खैर वो सीट फोरकास्ट करते नहीं है, लेकिन मुझे इन लोग की समझदारी पे बड़ी दया आती है। संदीप चौधरी की समझदारी पे बड़ी दया आती है। अभय दुबे वगैरह को क्या हो गया है, सब एकदम सरेंडर हैं आज, और मान रहे हैं इन चीजों को। अब मैं यही आपसे कह रहा हूं कि राजनीति नहीं ऐसे होती भैया, राजनीति करना सीखो, ये राजनीति है। इसमें वही प्रिडिक्ट कर सकता है जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल नहीं है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इसमें बुद्धिजीवियों का कोई काम नहीं है, ये बेकार है। ये प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, और अब तुम चाहे राइट का ले लो, चाहे सो कॉल्ड लिबरल्स का ले लो, ये दोनों बेकार हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। अरे मैं जमीन को देख के आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं अयोध्या में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, यूपी में मैं जो 40 बीजेपी को दे रहा हूं बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये 25 से 30 के बीच में सिमट रही है। बिहार में भी यही स्थिति है। बिहार में सीपीआईएमएल जैसा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तीन सीटें हैं, 3 सीटों पर लड़ा है, 2 सीटें वो जीत रहा है, 3 भी हो सकती है। और आरजेडी स्वीप कर रही है, जिन 23 सीटों पे वो लड़ी है, कम से कम 15 जीत रही है। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि राजनीति में क्या होता है ना कि वो जो एक नैरेटिव सेट हो गया कि बीजेपी संविधान बदलने जा रही है, बीजेपी ने रोजगार नहीं दिए, बीजेपी ने राम का मंदिर बना दिया, लेकिन राम के मंदिर को जाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। कोई दर्शन करने जाए तो उसको कुछ पैसा थोड़ा बहुत चाहिए कि नहीं चाहिए? जेबें खाली हैं लोगों की। बनारस में मैं गया था, एक ड्राइवर 6,000 रुपये महीना उसको मिलता है। सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया है, सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हो गए हैं, फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं,
खुलेआम लोग मोदी को गाली दे रहे हैं बनारस में, और वहां पर 6,000 7,000 में क्या किसी का घर चलता है? और इससे भी कम 4,000 5,000, वो लोग क्या ये उन्होंने मोदी को वोट दिया है? अरे देख लेना, तुम लोग क्या बहस करते हो मुझसे, तुम लोग 4 जून को देख लेना इस बात को कि क्या रिजल्ट होगा। और मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि ये पूरा जो एग्जिट पोल है ये पूरी तरह से नियोजित है। आप देखिए, मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, उत्तर प्रदेश की पूरी मैंने बताया कि 50-50 होगा, और नहीं तो बीजेपी 25 से 30 पे चली जाएगी। बिहार में इंडिया अलायंस 30 सीटें जीतेगा, महाराष्ट्र में 30 से ऊपर जीतेगा 48 में से, कर्नाटक में बीजेपी 7 या 8 सीटों पे आ रही है, कम से कम 15 से 20 सीटें ये कांग्रेस के साथ आ रही है। तमिलनाडु को तो खैर सब लोग डिक्लेयर ही कर चुके हैं, वहां तो इंडिया अलायंस का स्वीप है, केरला में स्वीप है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो एनडीए है वो अच्छा करेगी, लेकिन उसका जो पूरी सिचुएशन है वो ये है कि वो उससे फायदा तेलुगु देशम को है, बीजेपी को नहीं है। और तेलंगाना में ये लोग दिखा रहे हैं कि 7 से 9 बीजेपी और 7 से 9 कांग्रेस, 17 सीटें वहां। अब बताइए ये साल मतलब इस लेवल पे तुम आ जाओगे, तुम 7 से 9 दिखाओगे, मतलब बेवकूफ समझा जनता को कि मतलब चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी। अरे साफ क्यों नहीं कहते हो, तेलंगाना में कांग्रेस की कम से कम 12 से 13 सीटें आ रही है, हार्डली 3 या 4 सीटें बीजेपी की हैं, बीआरएस की 0 है। और कौन से राज्य बचे बताओ? और हम इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हम पूरा 110 मतलब 100% बीजेपी को दे रहे हैं कि तुम सब सीटें ले जाओ। मध्य प्रदेश की 29 ले जाओ, राजस्थान की तुम 25 सीटें ले जाओ, गुजरात की 26 ले जाओ, छत्तीसगढ़ की 11 ले जाओ। लेकिन झारखंड में तुम्हें नहीं मिल रही। झारखंड में 14 सीटें हैं, उसमें तुम पिछली बार जितना जीते थे शायद 9 सीटें बीजेपी की थी, इस बार तुम 2 या 3 सीटों पे आ रहे हो झारखंड में। झारखंड भी रेडिकल डायरेक्शन में जा रहा है। आसाम में तुम आसाम की जो 14 सीटें हैं उसमें तुम दिखा रहे हो कि बीजेपी पिछली बार वहां भी 9 जीती थी, इस बार वो उससे भी आगे चली जाएगी। आसाम में भी बीजेपी का लॉस उतना नहीं होगा, लेकिन लॉस है। तो और आसाम और झारखंड उस तरह से मैटर भी नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं कि 4 तुम राज्य मिला दो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, और मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और बीजेपी को 100% दे दो। कितना हुआ? 29 + 25 + 26 + 11, आप बताइए, 100 भी नहीं हो रहा है, 100 से नीचे है ये आंकड़ा। और ये 4 स्टेट हैं जहां बीजेपी अच्छा कर रही है, बस। बाकी आप जगह कहीं है ही नहीं। आप देख लीजिए, कहीं नहीं है। पंजाब में आप नहीं है, हरियाणा में बुरी हार होने जा रही है, 2 या 3 सीटें मिल जाए बहुत बड़ी बात है। जम्मू एंड कश्मीर में कह रहे हैं 3 बीजेपी जीतेगी। अब ये तो चल मतलब अच्छा ठीक है, जम्मू कश्मीर दे दिया, चलो 3 तुम जीत जाओ। हम कह रहे हैं असम को अब हमने तुमको 14 दे दिया, तुम 14 जीत जाओ, फिर भी तुम 100 से ऊपर हल्का से थोड़ा बहुत बढ़ रहे हो। इधर उधर से तुम्हें जो सीटें मिलेंगी, यूपी से 25-30 मिल जाएंगी, बिहार से 8-10 मिल जाएंगी, इसको लेके मुश्किल से तुम्हारा 200 का आंकड़ा पूरा होगा। मैं केवल कहने के लिए कह रहा हूं, मुझे लगता नहीं 200 का आंकड़ा पूरा होगा, लेकिन मैं केवल कहने के लिए कह रहा हूं कि बीजेपी के करीब 200 सीटें और एनडीए के करीब 240 से लेकर 260 की जो बात है। लेकिन 240-260 भी नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि 200 सीटें बीजेपी की, 240 करीब एनडीए की, और 285 से 305 इंडिया अलायंस की। ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है। दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में आप सारी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। दिल्ली में पूरा 4 सीटें इंडिया अलायंस या 5 सीटें इंडिया अलायंस, 2 सीटें मुश्किल से बीजेपी को मिलेंगी। हम कह रहे हैं तो हिमाचल की 4 ले जाओ, उत्तराखंड की 5 ले जाओ, ले जाओ, त्रिपुरा की 2 ले जाओ। 200 हुए कहीं से भी 200 हो रहे हो। तो जब ये सब नहीं हो रहा भैया, तो इस पे क्यों नहीं बात हो रही है? इस पे बात नहीं करोगे? आजकल जो स्तर हो गया है, जनता को जिस तरीके से गुमराह किया, मतलब गुमराह करने का मतलब ये पूरी एग्जिट पोल की जो प्रैक्टिस है, ये इसीलिए केवल है कि जनता को डराओ। जो ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट्स हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, वो उस दिन मैदान में डटे ना रहे। केवल ये बात है, केवल इतनी सी बात है, और कुछ है ही नहीं। और एक साइकोलॉजिकल वॉर कि उस काउंटिंग एजेंट उठ के भाग जाए और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरह से
घुमा फिरा के कुछ कर दे। अब इस पूरी स्थिति में आप बताइए हमको कि सारे पूरे भारत का हमने भ्रमण कर लिया, पूरे भारत से हमने सारे आंकड़े ले लिए, 4-5 राज्यों के अलावा, और हमने बीजेपी को 100% दे दिया 4-5 राज्यों में। उसके बाद भी क्या स्थिति है तुम्हारी नरेंद्र मोदी? क्या स्थिति है तुम्हारी? आरएसएस की क्या स्थिति है? आरएसएस के अंदर, आरएसएस के लोगों ने अंदर आरएसएस के बीजेपी को हराया। कितनी सीटें पूर्वांचल की हैं जहां पर बीजेपी के एक बड़े हिस्से ने इंडिया अलायंस को वोट किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो दलित वोट की शिफ्टिंग है, और ये मैं अक्यूज कर रहा हूं, मैं खास तौर पे अभय दुबे, इस तरह के जो प्रगतिशील लोग बनते हैं अपने को, उसके बाद योगेंद्र यादव, उसके बाद ये रविश कुमार, तुम दलित वोट की बात नहीं कर रहे हो, मुस्लिम वोट की बात नहीं कर रहे हो, तुम ब्राह्मण वोट की बात नहीं कर रहे हो। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम मिला के इंडिया अलायंस को उन्होंने रिवाइव किया है, और भी कई ओबीसी जातियां उसमें जुड़ी हैं, तुम उनकी बात नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि तुम क्लास की बात नहीं कर रहे हो, वर्ग की, जो कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के, कि जो गरीब तबका इस देश का है, जो मध्यम वर्ग इस देश का है, उसने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है उत्तर भारत में। अब तुम कहोगे अगर खिलाफ वोट किया तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इस तरह का बीजेपी कैसे आप कह रहे हो कि स्वीप कर जाए? अरे वो तो मैं केवल कहने के लिए कह रहा हूं, आप वहां भी देखोगे उसका असर। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यूपी बिहार मूड सेट करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कोई इस तरीके का एक अंधभक्ति वाला माहौल है, वहां के वोटर नहीं समझ पा रहा है, या वो बूथ तक नहीं पहुंच पाया, या दलित उतना पावरफुल नहीं है इन राज्यों में, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश में तो है, मध्य प्रदेश में तो दलितों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन उस तरह का पॉलिटिकल एसर्शन दलितों का नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का एक एसर्शन रहा है, और आदिवासी इस बार उन्होंने खासतौर पे झारखंड में और जो महाराष्ट्र के ट्राइबल बेल्ट्स हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अलग स्थिति है, वहां पर एक कम्युनल सिचुएशन इन लोगों ने बनाई हुई है, 11 सीटें हैं वहां पर भी मुझे लग रहा है बीजेपी 6 या 7 से ज्यादा नहीं पाएगी, लेकिन हम फिर भी उसको 11 दे रहे हैं, तुम ले जाओ सब। उसके बाद अब बताओ कि जो ओवरऑल इंडिया के राजनीतिक सिचुएशन है, जिसमें दलित, मुस्लिम, ओबीसी और जो सवर्णों का गरीब सेक्शन है, वो एक साथ आ रहा है, या उसका मध्यवर्ग भी, गरीब भी नहीं कहेंगे, उसका मध्यवर्ग, ये एक साथ आ रहा है। छोटे व्यापारी ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब बताओ, जीएसटी की मार जो झेल रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। और ये प्रशांत किशोर जैसे लोग कह रहे हैं कि गुस्सा जो है वो है, लेकिन कोई मोदी के खिलाफ कुछ ऐसी चीज नहीं दिखती कि लोग मोदी के खिलाफ वोट करें। गालियां पड़ रही हैं, मनोज तिवारी को बनारस की सड़कों पे गालियां पड़ी हैं। नरेंद्र मोदी दिख जाए अभी लोगों को, आम जनता को, तो दौड़ा लेंगे उसको। ये पूरी सिचुएशन है, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं यहां बैठ के, आप इसके बारे में जिक्र तक नहीं कर रहे हैं कि यहां पर क्लास का क्या रोल है, यहां पर कास्ट का क्या रोल रहा, इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं आप। तो ये मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, फिर मैंने पूरी आपको एक संख्या बता दी है, मैंने आपको एग्जिट पोल की राजनीति बता दी, मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो लिबरल इस तरह के लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, जो बीजेपी से अपने को अलग करते हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है। इनकी आज सच्चाई दिख गई है। दलित वोट, इतना बड़ा दलित वोट शिफ्ट हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडिया अलायंस की तरफ, उसकी तुम बात नहीं कर रहे। हरियाणा में दलित वोट शिफ्ट हुआ है, पंजाब में शिफ्ट हुआ है, हमको इस बात की जानकारी है, तुम देखना उस दिन। ये तो वही स्थिति है ना कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके बाद बीजेपी को लोग दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक 6 दिसंबर 1992 को घटना हुई, और 1993 में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी की एक सीट ज्यादा थी, 403 सीटों में बीजेपी 176 थी और सपा बसपा 175 थे। बीजेपी की एक सीट ज्यादा थी, लेकिन वो वर्डिक्ट अगेंस्ट बीजेपी था, क्योंकि बीजेपी की उसके पहले 91 के इलेक्शन में करीब 221 सीटें थी। तो ये पूरी बात आप देखिए, बीजेपी का हर तरफ से गिरावट है, उसकी सीटों में गिरावट है। मोदी कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे लाख विवेकानंद रॉक में चाहे सर अपना मार ले, वहां कुछ नहीं कर सकते।
तो इसलिए देखिए अभी जो पूरी सिचुएशन है, इस वीडियो को आप दूर तक पहुंचाइए। मैं अकेला हूं, अकेला आदमी हूं जो इस बात को कह रहा हूं, और मैं फिलिस्तीन के मामले में भी अकेला हूं, और मैंने अभी तक जो कहा है सब सच निकला है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल चीजों को पॉलिटिकल तरह से देखा जाना चाहिए, और एक उसका अपना लॉजिक होता है जो मैंने आपको दिया। पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आप देखिएगा कि अगर उस दिन 4 जून को जिसे एग्जिट पोल बता रहे हैं रिजल्ट आएगा, तो जनता सड़क पे आ जाएगी, और जनता सड़क पे आके एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। क्रांति की शुरुआत तो वैसे ही होगी, क्योंकि पहली बार ऐसे मुद्दे जो हैं रोजगार के, संविधान के, ऐसी चीजें एकदम नीचे गरीब आदमी तक पहुंच गई हैं, और खुद मोदी ने पहुंचाया कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार करके। वो बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की। और वो देखिए जो चेतना है वो 4 जून के रिजल्ट को, जहां बीजेपी की विक्ट्री होती है, वो स्वीकारेगी नहीं। और मुझे जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ये जानते हैं कि एग्जिट पोल मैनिपुलेटेड है। ये अपना बोल रहे हैं कि लोकतंत्र बड़ा महान है, लोकतंत्र में सब नंबर्स जो भी आए सबकी इज्जत। अरे चुप रहो यार केसी त्यागी दलाल, तुम्हारी क्या औकात है? तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम बीजेपी के जो गंदे कारनामे हैं, गलत कारनामे हैं, लोकतंत्र विरोधी कारनामे हैं, उन पे पर्दा डालना चाहते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। लोकतंत्र, ये मतलब लोकतंत्र महान है भारत का, तो हम लोग मान लें कि बीजेपी जीत गई। कैसे जीत गई? कहां से जीत गई? जब जनता ने वोट नहीं दिया। ये पूरी बात देखिए, ये इसका मर्म है डिमोरलाइज करना, मुस्लिम्स को डिमोरलाइज करना, दलित्स को डिमोरलाइज करना, और जो यहाँ का जो किसान है, जो किसान वर्ग है, देखिए किसान वर्ग ने एक वर्ग की तरह जाति से ऊपर उठ के इस बार वोटिंग की है, और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। अब देख लीजिएगा रिजल्ट में, मजदूरों ने एक वर्ग के रूप में वोटिंग की, बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। अब देख लीजिएगा रिजल्ट में, महिलाओं ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की, युवाओं ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। तो ये देखिए जो एक एसर्शन क्लास फोर्सेस का है, और उसके साथ साथ कास्ट फोर्सेस भी जुड़ी हुई हैं जो दबी हुई हैं, और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं ब्राह्मणों में, भूमिहारों में, ठाकुरों में, इवन बनिया क्लास में जो छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। और ये जो 80 सीटें यूपी में हैं और जो 40 सीटें बिहार में, जो 120 सीटें हैं, ये देखिए दोनों अगर आप मिला दीजिए तो करीब 70 से लेकर, मतलब मैं तो उसको और 70 से लेकर 90 सीटें, इसमें 120 में 70 से लेकर 90 सीटें इंडिया की आ रही हैं। और जब यूपी बिहार में 70 से लेकर 90 सीटें आ रही हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत है। उसके बाद महाराष्ट्र में आप देखिए, जो सबसे बड़ा जो 48 सीट वाला स्टेट है, उसमें भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि एक बहुत बड़ी बढ़त इंडिया ले रही है। तो जब 3 बड़े राज्यों में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सबसे मजबूत इंडिया है, तो कहाँ से बीजेपी सरकार बना रही है? जरा कुछ समझाए हमको। तो इस तरह की जो अनर्गल बातें हैं ये करना बंद करिए। असलियत यह है जो मैं कह रहा हूं, और इस चीज को आप दूर दूर तक प्रचारित करिए। मैं फिर आऊंगा, इस पे बात करूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।